नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो कुछ अहम खबरें आपको हम बताएंगे और हेडलाइन की शक्ल में हमने आपको आज की बड़ी खबरें भी बता दी, लेकिन निगाह सबसे ज्यादा है दिल्ली के दंगल की, क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का अब काउंटडाउन, या ये कह लीजिए कि एक जो गर्मी है इस पूरे चुनावी संग्राम की, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब जबकि 1 महीने से भी कम वक्त बचा है दिल्ली चुनाव को लेकर, तो जाहिर है सभी दिग्गज पार्टियों का दम इस दंगल में देखने को मिलेगा। वैसे इसकी एक झांकी हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं। बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, वार और प्रत्यारोप, तमाम चीजें हो रही हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में पिछले 27 साल से सूखा झेल रही बीजेपी के सामने इन चुनावों को हर हाल में जीतने की चुनौती है, तो वहीं पिछले 11 साल से राज कर रही आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में जिस कांग्रेस के साथ मिलकर आपने 2013 में पहली बार सरकार बनाई थी, इस बार के चुनाव में वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप, यही नहीं आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी, ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती बनी हुई हैं। तो दोनों ही जो दिग्गज दल हैं उनके सामने इस वक्त चुनौतियां हैं। लेकिन जरा सुनते हैं कि चुनाव आयोग का क्या कहना है इन चुनावों की व्यवस्था को लेकर, और इसके साथ ही इसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं वो भी सुन लीजिए। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। तो हमने तमाम जानकारी आपको दे दी, और दोनों पार्टियों की जो ये खास तौर पे लड़ाई है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उस पर हम ज़रा चर्चा करेंगे। बहुत स्वस्थ चर्चा होगी, तमाम चीज़ों को हम आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से रखेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सामने आज चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ बीजेपी के सामने एक पूरे गेम को बदलने की चुनौती है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो चौतरफा चुनौतियों से जूझ रही है। पार्टी के अंदर जिस तरह से तमाम स्वर फूटे, तमाम बातें हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खुद जो है अरविंद केजरीवाल जेल गए, ये सारी चीजें, और इन सब के बीच में बीजेपी की ओर से भी लगातार वार हो रहा है। हमें बताइए, ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिहाज से कितने मायने रखते हैं, और क्या लग रहा है अभी फिलहाल जो टेम्परामेंट आप देख पा रहे हैं उसमें कौन अभी ज्यादा भारी लग रहा है, या लग रहा है कि मुकाबला अभी कांटे का है? दोनों पार्टियों में जो हलचल है वो सबसे अधिक इस बात को लेकर के है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस हल्के से चुनाव लड़ेगी, या निश्चित तौर से जमीनी स्तर से जो कांग्रेस को जाना जाता है उस हिसाब से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का स्टाइल चुनाव लड़ने का होगा, वो दोनों पार्टियों के भविष्य पर प्रभाव डालेगा। कांग्रेस का चुनाव का जो ब्लूप्रिंट है, कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो निश्चित तौर से ये बताएगा कि सत्ता में आने वाला कौन है। आप पार्टी वापस करेगी या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी। तमाम सीटों का आप जाति समीकरण देखें या पिछले रिकॉर्ड को लेकर के देखें, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को लेकर के देखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने बड़े दिग्गज उतारे हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीट
जिन पर लगता है कि दोनों पार्टियों के ही दिग्गज हैं, तो निश्चित तौर से ये आप पार्टी के लिए बड़ा विकराल स्थिति खड़ी हो गई है कि आखिर में वो जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था चुनाव लड़ने का, उसको वो बदलेंगे क्या? अभी भी लग रहा है कि कुछ प्रत्याशी और बदलेंगे क्या, या प्रत्याशियों को बदलने के साथ उनकी रणनीति क्या होगी? तमाम चीजें हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि वोट काटने की बात हो रही है, वोटों को जोड़ने की, निकालने की जो बातें हो रही हैं, पूरा का पूरा कल सारा क्लियर हो गया कि पिछले 6 माह में लगभग 3,22,000 के आसपास मतदाता बढ़े हैं। 5,10,000 के मतदाता हैं जिनके नाम अभी शामिल नहीं हुए हैं, जो 16 दिसंबर के बाद तो जिन्होंने आवेदन किए थे। एक एक चीज इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियर कर दी है, और राजनीतिक आरोप न लगें इस बात का भी ध्यान मुझे लगता है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एडवांस में राजीव जी ने दे भी दिया था कि जो राजनीतिक दल बाद में आरोप लगाते हैं या बाद में जो बातें कहेंगे, उससे पहले हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आरसी जी ने भी सीईसी को पत्र लिखा, मिलने का वक्त मांगा कि कौन किस तरीके की जो बयानबाजी पिछले 2 दिन से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने किस तरीके की टिप्पणियां की हैं। निश्चित तौर से हम देखेंगे कि इस हफ्ते कुछ और भी राजनीति जो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिली थी कि राजनीतिक स्तर जो बयानबाजी से गिरा था, उसकी झलक मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली चुनाव में भी वही राजनीतिक स्तर गिरेगा जो पश्चिम बंगाल में गिरा था, चाहे व्यक्तिगत आरोप हो चाहे राजनीतिक आरोप हो। लेकिन ये जरूर है आप पार्टी के लिए कि 2015 का, 2020 और 2013 के चुनाव से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कोई मंत्री उनका जेल नहीं गया था, स्वयं मुख्यमंत्री जेल गए हैं, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन सब बात का जवाब मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौरान केजरीवाल जी की पार्टी को भी देना पड़ेगा। और जिस तरीके से केजरीवाल जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि हमको जेल में रखा, काम नहीं करने दिया गया, तमाम अड़वंगे लगाए गए, और एक बिल जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के था जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया था, जिसको अध्यादेश लाकर के केंद्र की सरकार ने पलटा था। इन सब बातों की चर्चा मुझे लगता है इस इलेक्शन में होगी। और इस बार आप देखने को हमको मिल रहा है कि जनता भी थोड़ी सक्रियता दिखा रही है। जनता भी बड़ा गौर से भारतीय जनता पार्टी की बातों को भी सुन रही है, आप पार्टी की बात आपने बातों को भी कही सुन है। रही है, और जो फ्री शायद ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो जनता का टेम्परामेंट है, जो आप बता रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। इन सब के बीच में अनुज, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सबसे अहम बात इन सब बातों के केंद्र में हरियाणा चुनाव, ये वही चुनाव था जिसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार का काम किया, और रिजल्ट में वो तस्वीर साफ तौर पर हमें नजर आई। ऐसे में जब हरियाणा के रिजल्ट्स को बाकी के चुनावों के लिए एक ब्लूप्रिंट माना गया, एक उदाहरण बार बार दिया गया, और कई चुनावों में वो रिफ्लेक्शन दिखा, कहीं नहीं दिखा। दिल्ली के लिए ये कितना मायने रखता है? हरियाणा के रिजल्ट, हरियाणा के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समीकरण बदल जाना, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इस बार समय से पहले ही अपने जो सूची थी प्रत्याशियों की वो जारी की, तो ये भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितनी तैयारी बीजेपी ने इस बार की है वो शायद पिछले 2 या 3 चुनावों में उस तरह से उसने कुछ भी काम नहीं किया था। लोकसभा चुनावों से ही उसने पूरा एक फ्रेम बना लिया था, और 3 अपने कैंडिडेट को उसने लोकसभा में टिकट नहीं दिया था। उनमें से 2 को अभी ये उतार चुके हैं विधानसभा में। मुझे लगता है मीनाक्षी लेखी का भी कहीं ना कहीं नाम आएगा, उनका भी नई दिल्ली से टिकट कटा था। तो बीजेपी स्ट्रेटजी वाइज काम कर रही है, इस बार एग्रेसिव है, और वो सारी कमजोरियां जो आम आदमी पार्टी की थी उनको कैश कराने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस ओरा में पिछले 2 इलेक्शन लड़े गए थे, केजरीवाल का एक ओरा था, हर तरफ केजरीवाल ही केजरीवाल था, और उसके बनाम कुछ दिखता ही नहीं था। आज बीजेपी जो कैंपेन कर रही है उसमें बीजेपी की विजिबिलिटी दिख रही है, उसको लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है इस इलेक्शन कैंपेन का जो हमें दिख रहा है। पहले एक तरफा बात चल रही थी, सिर्फ केजरीवाल की बातें होती थी और चैनल पे भी वो छाए रहते थे, मीडिया में छाए रहते थे। अब के ऐसा नहीं है, उनकी छवि जो है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हुई है। कहीं किसी हद तक एंटी इनकम्बेंसी ने बहुत काम किया है, बीजेपी का जो अपना कैंपेन है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जो हरियाणा और यूपी ये जो सराउंडिंग में है दिल्ली के, उन दोनों जगह पर बीजेपी की मेजोरिटी है, और वो जितनी सटी हुई सीटें हैं वो स्पेशली 100% बीजेपी के पास है।
इसका इम्पैक्ट भी मुझे लगता है कि दिल्ली के इलेक्शन में पड़ेगा, कि दिल्ली का बॉर्डर पर जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उन पर वो प्रभाव डालेगा। तो और दूसरा, जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग हुए हैं, दोनों अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस को बिना बात क्यों तरजीह दे। लोकसभा में जब उसने उसको सीटें दी 3, तब भी उसका वो कोई जीत नहीं पाई, तो फिर विधानसभा में अपनी सीटें क्यों गंवाए। और चूंकि उसकी 90% प्लस सीटें थी, तो निश्चित रूप से उसको लग रहा था कि हम कांग्रेस को क्यों स्पेस दें। और कांग्रेस को लगता था कि अगर हमने 18% वोट लोकसभा में लिए हैं, तो हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और एंटी इनकम्बेंसी पे कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है हमारी तरफ आ सकते हैं। और थोड़ा सा एक पॉजिटिव फेवर दिखा भी कांग्रेस के फेवर में। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष, एनएसयूआई का अध्यक्ष चुना गया, तो एक तरीके से ये लगा कि यूथ में एक हल्का सा मूवमेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो बहुत मायने रख रहे हैं इन चुनावों में। डॉक्टर कौशिक, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि मायावती ने भी जो है वो सभी की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये मतलब ठीक है, हमें इसे शायद बहुत बड़े बदलाव के तौर पे तो नहीं देखना होगा, लेकिन डेंट लगेगा अगर थोड़ा बहुत भी अगर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डेंट लग सकता है, और वो फिर किसे लगने वाला है? देखो, हरियाणा चुनाव में भी यही चर्चा हम लोग कर रहे थे, और हरियाणा चुनाव के जब नतीजे आए तो निश्चित तौर से चौंकाने वाले थे। और उस समय केजरीवाल जी का बयान भी था कि कोई भी चुनाव हमको हल्के में नहीं लेते। जहां बहुजन समाज पार्टी को 1% के आसपास वोट मिलता है, और 1% वोट भी यदि किसी पार्टी का वो काटने में सक्षम है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव की जैसे नतीजे हो भी सकते हैं। मैंने पहले चरण में जिक्र भी किया था कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का ब्लूप्रिंट चुनाव लड़ने का क्या होगा? क्या कांग्रेस उन्हीं बूथों पर जाएगी जहां आप पार्टी मजबूत है, उन्हीं बूथों पर बस्ते लगेंगे जहां आप पार्टी मजबूत है, या भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे बस्ते लगेंगे? क्योंकि एक तो फाइनेंशियल स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि कुछ कमिटमेंट भी होते हैं। वो राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए कूटनीतिक निर्णय पर्दे के पीछे लिए जाते हैं, और वो दिखता नहीं है, होता बहुत कुछ है। अब जैसे आप देखेंगे कि हरियाणा के चुनाव होते हैं, चड्ढा साहब अचानक प्रकट हो जाते हैं, बाहर गए हुए थे वो, उससे पहले चड्ढा साहब इंडिया में दिखते नहीं। उसी रात को दिखते हैं जहां कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन का ऐलान होता है, मतलब चर्चा होती है। तो आखिर में चड्ढा साहब कब आए, कैसे आए, क्यों आए, इसका आप पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं था। मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन को डैमेज करने के लिए चड्ढा साहब आए, और चड्ढा साहब ने वो सीटें मांगी जो कांग्रेस किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं थी। तो कूटनीतिक तरीके से जो निर्णय लिया, अब किस पार्टी के इशारे पर हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर से देश की जनता सब समझती है, हम लोग भी ये सब देखते आए हैं। वही दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति रहेगी कि कांग्रेस किसके हाथों खेलेगी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जहां फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्या कांग्रेस के प्रत्याशी किसी पार्टी से गठजोड़ करके किसी पार्टी को फायदा नुकसान करने की स्थिति में है क्या? क्योंकि कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आ रही, और कांग्रेस इसमें भी नहीं है कि वो सीटें निकाल ले। 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए जहां बहुत अच्छी स्थिति में लड़ रही हैं, और वहां कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेता उतार दिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के 29 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। बाद बाकी प्रत्याशियों की सूची आनी है, वो किस तरीके के प्रत्याशी होंगे, वो क्या इसी तरीके से होंगे जो 29 प्रत्याशियों की सूची में झलक दिखाई दे रही है? दुष्यंत कुमार गौतम जो बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लॉन्बिंग कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, उनको ही टिकट दे दिया गया, बेटा तो छोड़िए। तो ऐसे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, तो बहुत खूब सर, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वाकई तो क्या ये एक बहुत अहम बात है जिसका शायद इंतजार करना होगा। एक सवाल के साथ मैं अनुज आपके पास आना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी, ये वो कुछ चेहरे दिख रहे हैं। बीजेपी का वनवास खत्म होता है तो दिल्ली में उनके फेसेस की अगर हम बात करें या कुछ विकल्पों की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कौन इस रेस में आगे रह सकता है?
देखिए, बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। आज भी उन्होंने अभी अपना कैंपेन का लोगो इश्यू किया, उसमें मोदी जी का ही चेहरा है और 8 तारीख को हम आ रहे हैं, ये उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली उसको डिक्लेयर किया है। तो एक अलग कॉन्फिडेंस से बीजेपी दिख रही है और बीजेपी के बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की आदत रही है। अभी चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, चाहे राजस्थान में रहा हो, अभी आपने रिसेंटली देखा, तो उनको वो एक स्ट्रेटजी बेस पर और मोदी जी सरकार की गवर्नेंस पे और डबल इंजन की सरकार के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं और बड़ा सक्सेसफुली उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो दिल्ली एक्सेप्शन रहा होगा, अदरवाइज वो हर जगह अपनी बढ़त और पहुंच बनाए रखते हैं। ये बीजेपी की अभी तक की रही है और उसी स्ट्रेटजी के साथ इस बार भी लगे हुए, इस बार इंटेंसिव ज्यादा है। बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के साथ जो शेड्यूल कास्ट वोटर नाराज हुआ है इस बार, उसका फायदा बीजेपी लेने के इच्छुक है और वो पूरी एससी वोटों में बड़ी उसने अपनी पकड़ बनाई है और संघ भी बड़ी इंटेंसिव लगा हुआ है। संघ ने काफी माइक्रो लेवल पर छोटी छोटी बैठकें करनी शुरू कर दी हैं, तो उसका भी मुझे लगता है बीजेपी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और जो माइनॉरिटी वोटर है वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर काफी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा निचोड़ और कांटे की टक्कर ही कही जाएगी अभी तक, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों पार्टियों में के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता आखिर क्या फैसला देती है वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सुनील और अनुज, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज मजबूती नजर आई। निफ्टी 91 अंक चढ़कर 23,700 के ऊपर बंद हुआ तो बैंक निफ्टी में करीब 280 अंकों की तेजी नजर आई। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो पिछले सेशन की भारी गिरावट के बाद निफ्टी में हमें कुछ गेंस आते हुए नजर आए। हालांकि आज का जो क्लोज है वो प्रीवियस सेशन के रेंज के अंदर ही है। साथ ही साथ अगर इसे रेंज कंपेयर करें तो प्रीवियस सेशन का जो रेंज है उसके थोड़े लोअर पार्ट में ही बंद होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आता है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। 2 सेशन से दोनों इंडेक्सेस लाल निशान में बंद हो रहे थे, तो आज ये पॉजिटिव में बंद हुए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े रिवर्सल के साइन बनते हुए नजर आ सकते हैं। सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी मेटल और निफ्टी एनर्जी आज हरे निशान में बंद हुए, 1% से ज्यादा की गेन के साथ बंद होते हुए नजर आए, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। निफ्टी एनर्जी की स्पेशली बात करें तो इसका जो डोमिनेंट प्लेयर था वो एजिस लॉजिस्टिक्स था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी बैंक जो 2 सेशन से लाल निशान में बंद हो रहे थे वो आज हरे निशान में बंद हुए, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़े रिवर्सल के साइन बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर लूजिंग फ्रंट पे देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स एक लौता ऐसा बड़ा इंडेक्स था जो प्रॉपरली पूरे रेड निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिक्स सेशन रहा था, लेकिन अगर हम रेंज वाइज कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द इंडिसेस अपने पिछले सेशन के रेंज में ही बंद हुए, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पॉज बनता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका बाजार की अपडेट के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन की, जहां पर कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है उन्होंने जो है एक कंसेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है NHAI के साथ, और जो कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का वो 1391 करोड़ का होगा। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है L&T, जहाँ पर कंपनी को जो है नए ऑर्डर मिले हैं इंडिया और एब्रॉड में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए, और जो कॉस्ट होगा इस ऑर्डर का वो 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ का होगा। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है NCC, जहाँ पर कंपनी को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी से, जिससे कि कंपनी जो है 8 स्टेशन कंस्ट्रक्ट करेगी बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट में, और जो कॉस्ट होगा इस ऑर्डर का वो 501 करोड़ का होगा। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है वो ONGC, जहाँ पर CLSC की नोट आ रही है ONGC पर, और उन्होंने जो है ONGC को
हाई कन्विक्शन ओवरवेट रेटिंग पर अपग्रेड किया और टारगेट प्राइस जो है 360 का रखा है। उनका कहना है कि मल्टीपल ट्रिगर्स है 2025 में, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ और इम्प्रूव रियलाइजेशन, और ONGC का जो ईस्टर्न ऑफशोर फील्ड है वो अपने पीक प्रोडक्शन पर पहुंच सकता है, जिससे कि जो डोमेस्टिक ऑयल और गैस आउटपुट है उसमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। CLSA ने जो है EPS कंपनी का जो EPS एस्टिमेट है वो रेस किया है 2% से 8% तक, 25 से 27 तक। उनका कहना है कि ONGC जो है एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे उसके पीयर से, और कंपनी जो है 6% का एट्रैक्टिव डिविडेंड डील ऑफर करता है। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रहा है बायोकॉन, जहां पर कंपनी को जो जापान हेल्थ अथॉरिटी PMD से अप्रूव मिला है एक ड्रग के लिए। इसी के साथ साथ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है बायोकॉन की, जहां पर जेफरीज ने अपग्रेड किया है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 400 का रखा है। उनका कहना है कि जो US FDA से रिसेंटली कंपनी का जो बेंगलुरु बायोलॉजिक्स प्लांट है उसमें जो क्लियरेंस मिला है वो एक पॉजिटिव न्यू आउटफ्लो है, और ग्रोथ विजिबिलिटी जो है बायोलॉजिक्स बिजनेस में वो इंक्रीज हो जाती है। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए रविंदर आपका। बढ़ते हैं आगे। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब जूस और बेवरेजेस की दुनिया में एक अहम विस्तार करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा। FMCG सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक की कैटेगरी में, जिसका नाम है रास्किक ग्लूको एनर्जी। अब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एक स्पेसिफिक कैटेगरीज और ऑफरिंग्स के साथ। ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, मैंगो, एप्पल, मिक्स फ्रूट, कोकोनट वाटर और साथ ही साथ नींबू पानी के फ्लेवर्स में भी आता है। तो ये पोर्टफोलियो जो RCPL अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है, ये अब बेवरेज और जूसेस के कैटेगरी में भी जा रहा है। इसके बावजूद RCPL ने हाल ही में ही अभी कैंपा कोला को एक्वायर करा था, जिसमें वो एरेटेड सेगमेंट में था, लेकिन अब वो ज़्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है और जूसेस और बेवरेज के सेक्टर में। अब अगर सिर्फ रास्किक ग्लूको एनर्जी की बात करी जाए तो ये और भी ज़्यादा फ्लेवर्स लेकर आएंगे आने वाले टाइम पे। बहुत ज़्यादा इनके जो फ्लेवर्स हैं वो इंडियन स्टेट्स के अकॉर्डिंग होंगे। ये उनका कंपनी का USP है कंपनी के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ ये बिगर पैक्स भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। 750 ml भी इंट्रोड्यूस करेंगे ये आने वाले टाइम पे। तो जो ये स्टेप ले रहे हैं वो अपने बेवरेज सेगमेंट के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए ले रहे हैं। कैंपा कोला एरेटेड बेवरेज सेगमेंट के बाद इन्होंने ये पहला स्टेप लिया है, जो कि जूस और बेवरेज सेक्टर में और एनर्जी ड्रिंक्स के सेक्टर में और भी आगे तक एक्सपैंड करते रहेंगे। शुक्रिया आस्था इस अहम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ ET नाउ स्वदेश के स्वदेश खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।